हेलो एवरीवन, आज का क्लास शुरू करते हैं। सो फार अभी तक हमने क्या चीज़ें डिस्कस की हैं? अभी तो हमने स्टार्ट किया है बस कंपनीज एक्ट। तो हमने देखा था कि हाँ, कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं। और वैसे तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो कंपनी के एक्शंस के लिए कंपनी खुद रिस्पॉन्सिबल होगी एंड देयर इज अ शील्ड विच प्रोटेक्ट्स द मेंबर्स और द डायरेक्टर्स की अगर कंपनी ने कुछ भी गलती की तो कंपनी इज गोइंग टू बी लायबल, आप लायबल नहीं होगे। बट दैट व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैन बी लिफ्टेड इन सर्टेन केसेस, है ना। तो हमने वो भी पढ़ा था, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के केसेस। ठीक है, अभी तक अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो दो क्वेश्चंस हैं विच कैन कम इन एग्जामिनेशन। वन इज द फीचर्स ऑफ कंपनी एंड सेकंड इज द सर्कमस्टांसेस इन विच कॉर्पोरेट व्हील मे बी लिफ्टेड, है ना। और अगर एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से बात करें तो एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से अभी तक ऐसा हमने कुछ भी क्वेश्चन देखा नहीं है जो यूजुअली पूछा जाता हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ये थोड़ा सा पार्ट जो फिर भी आ सकता है, वैसे कभी आया नहीं है, बट आई हैव प्रिपेयर्ड यू फॉर दैट, राइट। आज हम एक्चुअल में क्या पढ़ने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद today we are going to start with Companies Act. Companies Act 2013, करेक्ट? यस मैम। तो कंपनीज एक्ट 2013 में क्या क्या है? कंपनीज एक्ट 2013 की अगर हम बात कर रहे हैं, आज के टाइम में थोड़ी सी चीजें बदल गई हैं, बट अदरवाइज दिस एक्ट हैज 29 चैप्टर्स। जब ओरिजिनली ये एक्ट आई थी तो इट केम विद 470 सेक्शंस। ठीक है, पर आज की टाइम में अगर हम बात करें तो माइनस डिलीटेड सेक्शंस प्लस, दोनों है, कुछ सेक्शंस डिलीट हो गए, ओमिट हो गए, है ना। प्लस कुछ सेक्शंस आए भी हैं, एमेंडेड सेक्शंस। एमेंडेड सेक्शंस जैसे कौन से आए हैं? लाइक अगर हम पहले चैप्टर की बात करें, इनकॉर्पोरेशन वाले चैप्टर की, सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेक्शन 3A 10A एटसेट्रा, ये सब आपको दिखेंगे कि ऐड हो गए हैं। 470 सेक्शंस के साथ आई थी, उसके बाद कुछ सेक्शंस डिलीट हो गए, बहुत कम, बट कुछ सेक्शंस एमेंडेड वाले और ऐड भी हो गए। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा क्या है मैम? इसके अलावा कंपनीज एक्ट में हमें पढ़ना होता है रूल्स एज प्रिस्क्राइब्ड। कौन प्रिस्क्राइब करता है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय एमसीए। एमसीए क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो गवर्नमेंट, ऑब्वियसली गवर्नमेंट अपनी मिनिस्ट्रीज के थ्रू ही काम करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है एक्चुअली रूलिंग, उनके पास पावर होती है ऑफ एग्जीक्यूशन, राइट, कि आपको ये एग्जीक्यूट कराना है, आपको ये एनफोर्स कराना है। लॉ बना दिया, लॉ एनफोर्स कराने की जिम्मेदारी आपकी है ना, एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी अपनी। तो ग्राउंड लेवल पे वो अपने रूल्स बना सकते हैं, they can change the rules, they can make the rules, right? So MCA has the power to make rules. तो जहां पे भी कंपनीज एक्ट में आप पढ़ोगे, in such form as may be prescribed, in such form मतलब you have to file this in such form as may be prescribed. So the form has not been told by the act. पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया, उसमें एक्ट बनाया, उसमें ये नहीं बताया, उसमें बोला कि फॉर्म भरना और फाइल करना है। फॉर्म क्या होगा वो नहीं बताया। तो ये किसने बताया? गवर्नमेंट ने बताया। कैसे बताया? एमसीए ने बताया। तो एमसीए टाइम टाइम पे देखो फॉर्म बदलती रहती है। पहले फिजिकल वो वाले फॉर्म कि आप डाउनलोड करो, उसको भरोगे और फिर आप वो करोगे। अब ई फॉर्म्स मतलब आप वहीं पे जैसे वेब पोर्टल पे हम सबमिट कर देते हैं ना, चीज़ें भरी और सबमिट कर दिया, उस टाइप के। तो चीज़ें बदलती हैं, बहुत सारे फॉर्म्स आपको पढ़ने होंगे, कुछ फॉर्म नंबर्स याद भी करने होंगे। ठीक है, सो वी विल सी एंड आई विल कीप ऑन मार्किंग कि हाँ ये याद करना है और ये नहीं याद करना है। ठीक है, इसके अलावा वी हैव 7 शेड्यूल्स। ठीक है, कंपनीज एक्ट में 7 शेड्यूल्स भी है। शेड्यूल 1, अभी एक एक करके मैं सब बताती जाऊंगी। आर्टिकल्स है, मेमोरेंडम है, कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रोफॉर्मा होता है, सीएसआर की बातें हैं शेड्यूल 7 में। तो बहुत सारे शेड्यूल्स में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, जहां जो ज़रूरत पड़ेगी वहां वी विल कीप ऑन सीइंग दैट। आई होप दिस इज क्लियर। तो कंपनीज एक्ट में ये है। ओके, नाउ व्हेन आई से 470 सेक्शंस एंड चैप्टर 29 chapters, well, we have the very first chapter.
I hope everyone is writing this with me. Yes. Chapter 1 has only 2 sections. Section 1, क्या ये सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं. And section 2. Section 2 is all about definitions. And section 1 is short title, extent, commencement and applicability. Short title, extent, commencement and applicability. I'm not writing the whole thing. ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी हमें कुछ, चलो लिख ही देती हूँ. ये मैंने आपको बता दिया था. The first of all, applicability of Companies Act. Applicable on companies as defined under section 2 clause 20. Under section 2 clause 20. तो कौन सी कंपनी होती है जो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइंड है? बताया था ना ये तो मैंने, सिंपल सी चीज कि भाई हर कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हो रही है अंडर द एक्ट ऑफ प्रीवियस कंपनी लॉ. मतलब आज के टाइम में अगर हमें कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कराना है तो हमारे पास क्या है? कंपनीज एक्ट 2013 है. हम इसमें जो भी रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस दिया हुआ है उसके वो फॉर्म वॉर्म भर के और वो सब चीजें करके, जैसे आज के टाइम में अगर हम बात करें तो हमारे पास स्पाइस प्लस करके फॉर्म है ना. तो पहले के टाइम में हमारे पास अलग फॉर्म हुआ करता था. तो ऐसे टाइम बदलता चाहता है, अलग अलग टाइम में अलग अलग चीजें रहती हैं. ठीक है, तो उसमें हमने इनकॉर्पोरेशन कराया. क्या इसके ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगी? द आंसर इज यस. ठीक है, इसके पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास कंपनीज एक्ट 1956 थी. तब भी कोई कंपनी बनी होगी, उसने अपना इनकॉर्पोरेशन कराया, क्या उसके ऊपर लगेगी? द आंसर इज यस. उसके पहले भी हमारे पास थी कंपनीज एक्ट 1913. उसके पहले अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट 1882, है ना. तो क्या इन सब पे लगेगा? सब पे लगेगा. इसी को हम बोलते हैं प्रीवियस कंपनी लॉ. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बात बताओ यार, शादी तो सबकी होगी फ्यूचर में, है ना. अभी एकदम नियर फ्यूचर में नहीं देखते क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव गोल्स एंड एस्पिरेशंस, बट कहीं ना कहीं तो होगा यार एक दिन. उसके लिए कुछ करना है, क्या पता मन में ख्यालों में कहीं कोई हो, या फिर भाई घर वाले ढूंढे, सेटल डाउन करें, बट कोई तो होगी ना. चलो, अब लड़कियां अलग तरीके से इमेजिन कर सकते हैं, बट बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉयज राइट नाउ. तो भाई फ्यूचर में आपके पास आपकी लाइफ में आएगी वाइफ. आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी मैम. अब अक्सर हमने देखा है, अभी एक्सपीरियंस तो आपने नहीं किया होगा बट देखा है, थोड़ा रील्स वगैरह में भी देखा है कि यार जब बीवी आ जाती है ना तो एक प्रॉब्लम आती है, स्पेशली इफ यू आर लिविंग टुगेदर. माँ की सुने या बीवी की सुने, आती है कि नहीं आती है प्रॉब्लम? बिल्कुल आती है मैम. जब तक माँ और बीवी दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, ये कर लो, दोनों ने एक बात बोली, अरे कर लेंगे भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. आप दोनों एक ही बात पे एग्री कर रहे हो तो हमारे लिए और कोई दिक्कत की बात ही नहीं है. बिकॉज यू आर अ हस्बैंड ऑल्सो as well as you are a son also. ठीक है, आप क्या हो? हस्बैंड भी हो और बेटे भी हो, तो दोनों की सुन रहे हो. बट जिस दिन ऐसी प्रॉब्लम आई कि बीवी ने कुछ और कहा और माँ ने कुछ और कहा, तो किसकी सुनेंगे? पता नहीं. ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम, जिसका सोल्यूशन अभी तक मिल नहीं पाया. फ्यूचर में आप डिस्कवर कर लो तो बिल्कुल ज़रूर सबको बताना, है ना, कि किसकी सुननी है, कि आप बैलेंस ज़रूरी है. अरे ये सब प्रैक्टिकल वर्ड्स है जो लॉ में तो नहीं ठहरेंगे, बिकॉज लॉ हैज़ टू बी ब्लैक एंड वाइट, है ना. लॉ में आप ये नहीं बोल सकते अपने हिसाब से देख लेना, सिचुएशन मैनेज कर लेना, ये तो नहीं बोल सकते. तो लॉ में अगर मैं बात करूं, वी हैव अ कंपनी एंड दैट कंपनी लेट्स से इज एक्सिस बैंक लिमिटेड. Is it a company? Yes, it is a limited company which is incorporated under Companies Act. So it falls under the definition of Section 2 Clause 20. हाँ, ये कंपनी है, पर
ये कंपनी भाई एक सेक्टर में भी फॉल करती है जिसको हम कहते हैं बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर या बैंक के लिए क्या कोई एक्ट बनी हुई है? हाँ है, हमारे पास एक्ट है बैंक्स के लिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो भाई अब प्रॉब्लम ये है कि तुम तो कंपनी भी हो, Axis Bank Limited, you are a company also and you are a bank also. So when you are a company, you have to listen to Companies Act, and since you are a bank, you also have to listen to Banking Regulation Act. तो जब तक ये दोनों एक ही बात बोलते रहेंगे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिस दिन इनके बीच में हार्मनी नहीं रही, जिस दिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने कहा कि तुम 20% का रिजर्व बनाओ और कंपनीज एक्ट बोल रही है नो रिजर्व नीडेड, तो किसकी सुनोगे, इसकी या इसकी? बीवी और मां में क्लैरिटी मिले ना मिले, यहां पे क्लैरिटी 100% मिली हुई है। इट सेज दैट कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल, कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल ऑल्सो टू बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, so far the provisions are consistent with their respective laws. So far the provisions are consistent with their respective governing laws. Governing acts भी आप बोल सकते हो, ठीक है। मतलब जब वो कुछ अलग बोलने लगेंगे तो फिर हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की मानेंगे, तो फिर हम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की मानेंगे, तो फिर हम इंश्योरेंस एक्ट की मानेंगे, ठीक है। हमारे पास इंश्योरेंस है, उसको गवर्न करने वाले एडा है, हमारे पास बैंकिंग है, उसको गवर्न करने वाले आरबीआई हैं। तो उनके जो स्पेसिफिक सेक्टोरल लॉज होंगे दे विल ऑलवेज ओवरराइड कंपनीज एक्ट व्हेन देयर इज इनकंसिस्टेंसी। समझ में आई बात? ठीक है मैम। तो यहां पे कंपनी की डेफिनेशन हमें पता है, 470 सेक्शंस, 7 शेड्यूल्स, 29 चैप्टर्स, रूल्स भी हैं। एक जो हाईलाइट करने वाली बात है, आई टोल्ड यू टू हैव द हाइलाइटर लाइट, जहां लिमिट्स और नंबर्स को हम हाईलाइट करते हैं। तो यहाँ पे ये एक चीज है जो आपकी एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है। कंपनीज एक्ट रिसीव्ड द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन, ठीक है, and section 1 was notified on 30th August, right? तो इसको आप हाईलाइट करके रखोगे। Now we come to applicability and extent of Companies Act, so it extends to whole of India, that's fine. किसके ऊपर एप्लीकेबल है? कंपनी जो इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है या प्रीवियस कंपनी लॉ में, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद इंश्योरेंस एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एज द केस में बी। तो जहां इनकंसिस्टेंसी आएगी वहां पे एप्लीकेबिलिटी बंद हो जाएगी, जब तक कंसिस्टेंसी है तब तक एप्लीकेबल होंगे। गॉट इट? ओके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एनी अदर कंपनी विच इज गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, तो कोई भी और कंपनी है लाइक दिस विच इज गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट, तो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। एंड अदर बॉडी कॉर्पोरेट एज नोटिफाइड बाय सीजी। फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट ओवर हियर, फॉर एग्जाम्पल NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। सो इट्स नॉट अ कंपनी बट इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी बॉडी कॉर्पोरेट को भी नोटिफाई कर सकती है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कंपनी। तो किसी बॉडी कॉर्पोरेट को भी बोल सकती है कि भाई तुम्हारे ऊपर कंपनीज एक्ट लग गया, तो उनके ऊपर कंपनीज एक्ट लग गया, फिर उनको फॉलो करने पड़ेंगे सारे प्रोविजंस कंपनीज एक्ट के। गॉट इट? चलो, नाउ before we actually begin and before we go on to read the very first definition, कुछ छोटी छोटी बातें और है ना, बहुत जरूरी है। देखो बेस सॉलिड होता है ना तो फिर पढ़ाई करने में मजा आता है। जब बेस सॉलिड नहीं होता, छोटे छोटे कंसेप्ट्स में हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो फिर समझ नहीं आता है कि कहाँ जाएं, किसका मुंह देखें, क्या ही पूछे, है ना। वैसे यू आर ऑलवेज वेलकम फॉर एनी स्मॉल बिग डाउट्स, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से छोटी मोटी बात भी पूछ सकते हो। ये नहीं सोचना है कि अरे मैम क्या सोचेंगे, ये भी नहीं पता हमें। मैम कुछ नहीं सोचने वाली है। मैम विल जस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट, है ना, हु इज रेडी एंड क्यूरियस टू लर्न। तो कंपनी क्या है मैम? कंपनी है, कंपनी है एक आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन
मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। क्या कर सकते हैं, जाके प्रपोज कर सकते हैं शादी के लिए? नहीं कर सकते। तो शादी वादी नहीं कर सकती है ना कंपनी? नहीं मैम, आर्टिफिशियल है ना, कुछ रियल होता तो कर भी लेते। अच्छा, तो यहाँ पे डिसीजन कौन लेगा? यहाँ पे डिसीजन कौन लेगा? गुड क्वेश्चन। एक डील लेके गए हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास, और हमने उनसे कहा कि हम आपसे ये कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज या ये कुछ लेना चाहते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हमें एंटर करना है, तो वी वांट दिस पर्टिकुलर सर्विस फ्रॉम यू, और उसके लिए हम 4 करोड़ रुपए आपको पे करेंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, हमने कुछ ऑफर दिया है, उनको एक्सेप्ट करना है ना? तो अब ये डिसीजन कौन लेगा कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि कंपनी क्या है भाई, भगवान ने कंपनी नहीं बनाई। भगवान बनाते तो भगवान नेचुरल पावर्स देते, देख सकते, सुन सकते, दिमाग लगा सकते, हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट दिस इज फ्रूटफुल, दिस इज बेनिफिशियल, ये तो काम आएगा। कुछ नहीं कर सकते वो लोग। तो लोग काम कैसे करेंगे? हाउ विल दे टेक डिसीजंस? दे विल टेक डिसीजंस थ्रू 2 अथॉरिटीज। कौन सी ये 2 अथॉरिटीज हैं? एक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, डेलीगेट किए जाते हैं, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठ के ही नहीं करेंगे। और एक और क्या चीज़ है कमाल की, एक और कमाल की चीज़ है हमारे पास, शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन बनाता है? इलेक्टेड, आई होप एवरीवन इज राइटिंग दिस, इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स, responsible for managing the affairs of company. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट भी बोल देते हैं, है ना? शेयर होल्डर्स, some powers under Companies Act are reserved for shareholders. The question is, who may be the shareholder? छोटी छोटी चीजें which actually creates some confusion. Individual, body corporate, firm. तीन चीज लिखी है मैंने, इंडिविजुअल, बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म। कैन इंडिविजुअल बी द शेयर होल्डर? क्या मैं किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड कर सकती हूं? क्या बॉडी कॉर्पोरेट कैन बी द शेयर होल्डर? क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स होल्ड कर सकती है? एक्सेप्ट जहां पे रिस्ट्रिक्शन रहता है। क्या एक फर्म किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड कर सकता है? अलाउड ओनली फॉर सेक्शन 8 कंपनीज। अभी हम जाएंगे तब हम उस पर ये डिस्कशन करेंगे, बट जस्ट टू हैव दैट क्लैरिटी मैंने यहां पे लिख दिया है। ठीक है, वी हैव सो मच टू डिस्कस। द क्वेश्चन इज हु मे बी द शेयर होल्डर। देखो, सबसे पहली बात अगर मैं बात कर रही हूं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन बनते हैं? क्या ऐसा हो सकता है दैट आई हैव स्टार्टेड द कंपनी, वी नीड 2 members टू स्टार्ट अ प्राइवेट कंपनी, है ना? तो मुझे 2 लोग चाहिए, एक मैं हूं, एक मेरी फ्रेंड है, हम दोनों ने क्या किया, एक प्राइवेट कंपनी बढ़िया से शुरू की। अब मुझे लगा कि यार मैंने कंपनी शुरू की, आई हैव सच अ ब्यूटीफुल विजन एंड आइडिया, मैं एक फैक्ट्री खोलने वाली हूँ और मैं ये बनाने वाली हूँ, मेरे पास मार्केटिंग आइडियाज है, सेलिंग आइडियाज हैं, ये है वो है, एंड आई डोंट हैव एनी अदर वर्क। मैंने ये फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट के लिए ही किया है। सो आई वॉन्ट टू बी द डायरेक्टर। कैन आई बी द डायरेक्टर? येस, आई एम द शेयर होल्डर बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी एंड आई एम ऑल्सो द डायरेक्टर बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम द डायरेक्टर। ठीक है,
प्राइवेट कंपनी है, अभी डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तो और पता चलेगा चीजों के बारे में। बट क्या मैं बन सकती हूँ? बिल्कुल बन सकते हो। अच्छा, अगर मैं सोचूं नहीं यार मेरा तो ऑलरेडी इतना सारा काम है, मेरे को कहाँ समय होता है, ठीक है फैक्ट्री के लिए पैसे वैसे दे दूंगी, चलो 2 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट कर दूंगी कंपनी में, बट यार मेरे पास समय वमें नहीं, आई कैन नॉट बी इन्वॉल्व, सो आई एम ओनली द शेयर होल्डर, आई एम नॉट द डायरेक्टर। कैन इट बी, इज इट पॉसिबल? यस। अच्छा, अब अगर मैंने पैसे लगाए हैं 2 लाख रुपए, मेरी फ्रेंड ने भी पैसे लगाए 2 लाख रुपए, बट हम लोगों के पास ना टाइम नहीं है, तो ना वो डायरेक्टर बन सकती है ना मैं डायरेक्टर बन सकती हूँ, और कंपनी में कम से कम हमें 2 डायरेक्टर चाहिए ही चाहिए, तो अब डायरेक्टर किसको बनाए? तो हमने क्या किया, हमने जैसे एम्प्लॉयमेंट मतलब जैसे एम्प्लॉय सर्च करते हैं ना, वैसे हमने सर्च किया, हमने एक बंदे को ढूंढा, हमें लगा कि उसका इंटरव्यू लेके यार ये तो डायरेक्टर बनने के लिए बड़ा सही है, क्या इसको डायरेक्टर की तरह अपॉइंट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। हाँ मतलब वो शेयर होल्डर नहीं है, उसने हमारी कंपनी में पैसे नहीं लगाए हैं। डायरेक्टर नीड नॉट बी द शेयर होल्डर, अ शेयर होल्डर मे और मे नॉट बी द डायरेक्टर। मैं डायरेक्टर बनना चाहूं तो बनूं, नहीं बनना चाहूं तो नहीं बनूं। गॉट इट? बट हाँ, अब जब आप डायरेक्टर अपॉइंट करते हो तो उसका एक प्रोसीजर है विच हैज टू बी फॉलोड, जो कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है। पर क्या किसी और को डायरेक्टर बनाया जा सकता है? हाँ, इंडिविजुअल होना चाहिए, कुछ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मीट करना चाहिए और आप उसको बना सकते हो। किसके पास पावर है डायरेक्टर को अपॉइंट करने की? शेयर होल्डर्स के पास, प्राइमा फेसी। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स ने सोचा मैं खुद डायरेक्टर बन जाती हूं, या फिर ये सोचा कि चलो इसको बना देते हैं, तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया। अब ये डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं? डे टू डे डिसीजंस ले रहे हैं इन अ कंपनी। कैसे डे टू डे डिसीजंस? बहुत सारे आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, ये वो, अपॉइंटमेंट, फाइनेंसेस, बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो वो लेते हैं। ठीक है, हाउ board of directors meet to take decisions. कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम कलेक्टिवली कहते हैं, एक इंडिविजुअल डायरेक्टर सारे मिला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4, कितने? 15 हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, उसका भी एक रास्ता है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीट टू टेक डिसीजंस। हाउ? इसको हम बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। डिसीजंस आर टेकन बाय मेजॉरिटी, बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन। इसका मतलब होता है वोट्स इन फेवर शुड बी मोर देन वोट्स अगेंस्ट। अगर 5 डायरेक्टर्स हैं, 3 ने बोला हाँ, 2 ने बोला ना, तो क्या बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ? हाँ, बिकॉज वोट्स इन फेवर आर मोर देन वोट्स अगेंस्ट। सिंपल। ठीक है, ओके। अब शेयर होल्डर्स क्या करते हैं मैम? आपने बोला कि डिसीजन वो लोग भी लेते हैं, पर उन्होंने तो बोर्ड को अपॉइंट कर दिया ना डिसीजंस लेने के लिए। नहीं, कुछ डिसीजंस वो अपने पास रखते हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट ने ऐसा बोला है। कंपनीज एक्ट ने बोला है कि आपने कंपनी के इंटरनल रूल्स बनाए हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उसको बोलते हैं। आप अपने ये इंटरनल रूल्स बदलना चाहते हो, क्या आप डायरेक्टर्स बदल लेंगे? उसके लिए उनको शेयर होल्डर की परमिशन लेनी पड़ेगी। सो फॉर मेनी थिंग्स दे नीड टू गो टू द शेयर होल्डर्स। भाई तुम लोग माई बाप हो, पैसा तुम्हारा लगा हुआ है, तुम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, सो वी आर गोइंग टू कम एंड आस्क यू, इज इट ओके, कैन वी डू दिस, वी आर प्रपोजिंग दिस, हम चाहते हैं ये हो जाए, बट क्या आप बोल रहे हो कि ये कर सकते हैं? ये ऑडिटर है, हम इसको ऐसा करना चाहते हैं, आप ऑडिटर अपॉइंट कर दो। तो कुछ पावर्स है विच आर रिजर्व्ड फॉर द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स ऑल्सो मीट टू टेक डिसीजंस। शेयर होल्डर्स ऑल्सो मीट टू टेक डिसीजंस। ये जो मिलते हैं इनको हम बोलते हैं जनरल मीटिंग। बोर्ड जब मिला तो उसको हमने कहा बोर्ड मीटिंग, जब शेयर होल्डर्स मिले तो हमने उसको कहा जनरल मीटिंग। आई होप एवरीवन इज राइटिंग विद मी। नाउ यहां पे
दो तरीके के डिसीजंस होते हैं, डिसीजंस बाय सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन where I can say the votes in favor are more than votes against. और एक होता है decisions by special majority या with at least 3/4 स्पेशल मेजॉरिटी, मैं ऐसे ही लिख दे रही हूं अभी, ठीक है। ये क्या है हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब वोट्स इन फेवर शुड बी मोर देन और इक्वल टू 3/4 या फिर आप 3 टाइम्स बोल सकते हो, 3 टाइम्स वोट्स अगेंस्ट। मतलब ये क्या है, डिसीजन विद एटलीस्ट 3/4 वोट्स। अगर 100 लोगों ने वोट दिया है तो कम से कम 75 या उससे ज्यादा ने अगर फेवर में दिया है तो क्या होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया। मतलब अगर 100 मेंबर्स यहां पे बैठे हैं, 25 लोगों ने वोट दिया है अगेंस्ट, तो 25 इंटू 3 75 वोट्स या उससे ज्यादा वोट्स अगर फेवर में आए हैं तो मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है। Now, why are we discussing all this, ma'am? Special resolution, ordinary resolution, board resolution, because ये 3 terms use में आएंगे when we read the provisions. ठीक है, so you should know what is board resolution. आपको पता होना चाहिए special resolution, ordinary resolution. आपको पता होना चाहिए कि मेंबर कौन कौन बन सकता है. When I say we need 2 members to form a private company, you should know कि वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है. मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को बना सकती है, मेंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर डायरेक्टर हमेशा इंडिविजुअल ही होगा. डायरेक्टर हमेशा ओनली इंडिविजुअल ही होगा. गॉट इट? बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बी द डायरेक्टर. बॉडी कॉर्पोरेट कैन बी द मेंबर, बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बी द डायरेक्टर. क्लियर है? समझ में आ गई बात? हाँ या ना? अच्छा, एक सवाल और पूछती हूँ, क्योंकि कुछ तो चीजें आपने भी पढ़ी हुई हैं, तो इतना तो मेरा हक बनता है ना. क्या कोई मुझे बता सकता है द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइबर, मेंबर, कंट्रीब्यूटरी? हाँ? नहीं? एक टाइमलाइन और बना लो एंड देन वी विल स्टार्ट. ठीक है? देखो, बहुत सारी चीजें होती हैं जो बतानी पड़ती हैं, जरूरी होती हैं. यहां पे हुई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, यहां पे हुए शेयर्स इशूड, यहां पे हो गई वाइंडिंग अप. वाइंडिंग अप का मतलब होता है सेल ऑफ एसेट्स ऑफ कंपनी टू पे लायबिलिटीज. ठीक है? अब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई है, मतलब अभी कंपनी बनी नहीं है, कंपनी बनाने की हम बातचीत कर रहे हैं, हमने डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं कंपनी को बनाने के, तो मैं और मेरी फ्रेंड, हम दोनों लोग मिलके कंपनी बना रहे हैं, हम दोनों लोग कंपनी के पहले वो बनेंगे मेंबर. अभी हम क्या हैं? अभी हम क्या हैं? क्या हम बोल सकते हैं कंपनी के मेंबर हैं? नहीं यार. हर रिश्ते को देखो अलग अलग फेज में अलग अलग नाम देते हैं कि नहीं देते हैं. सपोजली वी टॉक अबाउट अ गर्ल, मे बी शी इज एंगेज, तो फियोन्सी है ना. उसके बाद क्या होगा भाई? शादी हो गई, वाइफ. ना ऑलरेडी यू आर अ वाइफ, मे बी कोई मदर बनी तो वाइफ एंड मदर, राइट? सो यू कीप ऑन चेंजिंग, है ना. बस यही तो रिश्तों के नाम देने हैं. जब कंपनी बनी ही नहीं है, बट यू हैव साइंड द डॉक्यूमेंट्स, यू हैव सब्सक्राइब्ड टू द डॉक्यूमेंट्स, यू विल बी कॉल्ड एज सब्सक्राइबर.
बिफोर इनकॉर्पोरेशन हम क्या बोलेंगे उनको, हम दोनों ने सब्सक्राइब किया है डॉक्यूमेंट पे, वी आर सब्सक्राइबर्स। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो हम मेंबर कहलाए। जब हमें शेयर्स इशू कर दिए गए तो मेंबर तो हम थे ही, साथ साथ हम शेयर होल्डर भी हो गए। अब कंपनी की जब वाइंडिंग अप शुरू हो गई है तो उस समय में हम कहलाते हैं कंट्रीब्यूटरी, इवन इफ वी आर नॉट सपोज टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग। बस फिलहाल इतना ही। अब जितने डाउट्स हैं, जो भी चीजें हैं, ये सब धीरे धीरे और रिजॉल्व होती जाएंगी एज वी कंटिन्यू टू द मेन प्रोविजंस। तो क्या आज के मैम अभी जो आपने ये 2-4 बातें हमें बताई हैं, इसमें से कुछ ऐसा है कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद करना है? नहीं, दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आई मेड यू राइट इन द कॉपी फॉर क्लैरिटी, एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, उससे आपके बहुत सारे मतलब एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, केस स्टडी भी, प्रोविजंस भी, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर नीडेड। ओके, सो लेट अस बिगिन। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन बहुत सिंपल है। रजिस्टर्ड कंपनी हमारी जो कंपनी होती है, चार्टर्ड कंपनी, कंपनी क्रिएटेड एंड गवर्नड अंडर पर्टिकुलर चार्टर, रॉयल चार्टर वगैरह पहले होते थे, अब कुछ नहीं है, छोड़ दो इसको, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। स्टैट्यूटरी कंपनी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एग्जाम्पल LIC, which is constituted under special act of parliament, not under companies act। तो ये बॉडी कॉर्पोरेट जो होते हैं ना, अदर देन कंपनी, सब स्टैट्यूटरी कंपनी में हम बोल सकते हैं इनको, ठीक है? ओके। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ये हमें 3 तरीके की कंपनीज दिख रही हैं, करेक्ट? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज विच वी कैन सी ओवर हियर। अब इसके लिए हम लोग एक चार्ट बनाएंगे, ओके? सो यू आर गोइंग टू मेक विद मी लायबिलिटी समझने के लिए, ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कुछ चीज़ें, ठीक है? तो यहाँ पे वी हैव ऐसे, ठीक है? तो क्या है हमारे पास एक कंपनी है, सबसे पहले लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है? उसके बाद है हमारे पास कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें हो गया विद शेयर कैपिटल, एंड वी ऑल्सो हैव विदाउट शेयर कैपिटल, और है हमारे पास अनलिमिटेड कंपनी, राइट? तो यहाँ पे वन थिंग टू अंडरस्टैंड कि लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज ऑलवेज अनलिमिटेड, बट लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड, ठीक है? तो यहाँ पे तो मैं लिख देती हूँ कि मेंबर्स लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, है ना? तो फायदा ही क्या ऐसी कंपनी का बनाने का, कोई बनाता नहीं है। बट हाँ, ऑप्शन है यहां पे, मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड, कितनी है मेंबर्स लायबिलिटी? मेंबर ने अगर वादा किया है कि मैं 10 रुपए का एक शेयर लूंगा, तो उस पे इफ ही हैज पेड एन अमाउंट ऑफ 5, देन द लायबिलिटी इज गोइंग टू बी लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट, दैट इज 5 पर शेयर, ठीक है? सो मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द amount unpaid on shares held by them। I've already explained you this, पहले भी मैंने बताया हुआ है, आज मैंने फिर बता दिया, तो आई डोंट थिंक कि मुझे बहुत ज़्यादा इसको और बताने की ज़रूरत है ना? तो एक एग्जाम्पल लिख लेंगे छोटा सा। एग्जाम्पल, इफ मिस्टर ए, इसी के नीचे लिख लेना, एग्जाम्पल इफ मिस्टर ए has bought 1 share of ₹1000 of ABC Limited and has paid 600 only, his liability is limited to
the amount unpaid, that is 400. This can be called by company during lifetime or at winding up. ठीक है, जब भी कंपनी को पैसों की जरूरत होगी, कंपनी को अभी लग रहा है कि यार हमें इतने ही पैसे की जरूरत है, तो उन्होंने उतना ही लिया, उन्होंने फाइनल कॉल किया ही नहीं, पर बाद में उनको लगा कि यार अब तो फंड्स की जरूरत है, तो हमारे शेयर होल्डर्स ने क्या किया है, 600 रुपए ही अभी दिया हुआ है, 400 रुपए का, अरे मैंने यहाँ पे 600 लिखा है ना, हाँ 400 रुपए का अमाउंट पेंडिंग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 400 रुपए आप कभी भी फाइनल कॉल करके मंगा सकते हो जब भी आपको जरूरत लगे, ठीक है। इट कैन बी ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, इट कैन ऑल्सो बी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। वाइंडिंग अप मतलब जब कंपनी बंद हो रही है, कंपनी के एसेट्स वगैरह बेच के लायबिलिटी पे ऑफ की जा रही है, तब हमें लगा कि यार पैसे पूरे नहीं पड़ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या किया जा सकता है, मंगाया जा सकता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब आते हैं हम दूसरी सिचुएशन में कि मेंबर्स लायबिलिटी जब मेंबर लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी है, ठीक है, तो अगेन दोनों सिचुएशन में मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड ओनली, इज लिमिटेड, यहां पे भी मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड। विदाउट शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल मतलब सिर्फ मेंबर जो है उन्होंने गारंटी ली हुई है एक अमाउंट की, 5 लाख 10 लाख जो भी है, तो उनकी लायबिलिटी कितनी लिमिटेड होगी, कितना उनसे मांगा जा सकता है, उनसे मांगा जा सकता है जो उन्होंने गारंटी अमाउंट लिया है वो, सो इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ गारंटी undertaken to contribute। अब एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना, assets of company at the time of winding up। जब कंपनी बंद हो रही है, जब कंपनी डूब रही है, कंपनी बंद हो रही है, तो हमें लगा कि अब यार कंपनी के पास जो भी एसेट है, लैंड है, प्लांट है, मशीनरी है, डेटर से पैसे जो भी है सबको रिकवर करो और जो लाइबिलिटीज है उसको पे ऑफ करो, तो एसेट सारे बेच दिए, तो भी हमें पैसे कितने मिले, 4 लाख रुपए। अब पेमेंट कितनी करनी है, मान लेते हैं क्रेडिटर्स है 5 लाख, तो 4 लाख ही रिकवर हो पाए, 5 लाख की पेमेंट करनी है, तो अब क्या करें, वो मेंबर्स जिन्होंने गारंटी ली थी उनको जाके हम बोलेंगे कि आपने गारंटी ली थी ना, आपने ली थी 50,000 की, आपने ली थी 50,000 की, तो आप दोनों 50,000 रुपए दो, क्योंकि 1 लाख की हमारे पास पेमेंट है। क्या हम 50,000 से ज्यादा उनसे मांग सकते हैं? अगर उन्होंने 85,000 की गारंटी दी थी उससे ज्यादा नहीं मांग सकते हैं, ठीक है, तो हमने वो मांगे और पैसे दे दिए, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन, 5 लाख के एसेट्स बिके, 5 लाख की लायबिलिटी थी, तो मैम अब तो इनसे पैसे हम क्यों मांगेंगे, पर वाइंडिंग अप में खर्चा हो गया 50,000 का, तो 25,000 रुपए मांग लिए। सो मतलब ये अमाउंट जो मांगा जाता है, दिस कैन बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जो गारंटी अमाउंट होता है ना, ये वाइंडिंग अप के समय ही मांगा जाता है। ये देखो, ठीक है, इतना डिटेल में पढ़ना भी नहीं है। अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अ गारंटी कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज द मेंबर्स मे रिस्पेक्टिवली अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वूंड अप, ठीक है। तो सब वाइंडिंग अप होगी तब अगर एसेट्स में पैसे घट जाते हैं तो इनसे पैसे मांगे जा सकते हैं। यहां पे मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ गारंटी प्लस अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, क्योंकि दोनों है, ठीक है, ठीक है।
अनलिमिटेड लायबिलिटी की अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है? इट मीन्स अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट अंडर द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स. सो आई होप दिस इज क्लियर. ऑल द 4 केसेस आई हैव एक्चुअली एक्सप्लेन यू. मतलब ये तो छोड़ दो, इसमें तो कोई सिचुएशन है ही नहीं, दोनों केस में अनलिमिटेड होगी. 1, 2, 3 and 4, राइट? ओके. Now we move to the next type of company, which is on the basis of members. सबसे पहली इंटरेस्टिंग चीज जो आप पढ़ोगे, सब इंटरेस्टिंग ही था बट समहाउ ये बहुत स्कोरिंग नहीं था बिकॉज इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना? तो अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है? सबसे पहली टाइप ऑफ कंपनी जो हम पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स. मिनिमम 1, maximum 1 OPC, minimum 2, maximum 200 private, minimum 7, maximum no limit public. We are starting with private company. Private company, section 2 clause 68. 8. याद रखने के लिए भाई अलग अलग पैंतरे अपनाने पड़ते हैं, चीजों को याद करना तो जरूरी है ना. तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्राइवेट कंपनी, ठीक है? अब प्राइवेट कंपनी क्या होती है भाई? प्राइवेट कंपनी प्राइवेट स्पेसेस होती है. प्राइवेट स्पेस में क्या कोई और आ सकता है? नहीं आ सकता है. अगर आपने कोई प्राइवेट पार्टी रखी है तो आप बाहर वाले को अलाउ नहीं करोगे, कोई भी तो नहीं आ सकता है. बट हाँ, अगर पब्लिक पार्क है तो क्या उसमें कोई भी जा सकता है? हाँ, कोई भी जा सकता है. जिसने भी अगर टिकट भी लगाए तो 50 रुपए का टिकट जिसने दिया वो जा सकता है. पर अगर प्राइवेट पार्टी है तो कोई 1000 रुपए का टिकट दे दे तो भी क्या उसके अंदर जा सकता है? नहीं जा सकता है. दिस इज अ फैक्ट. सो वी हैव अ प्राइवेट कंपनी. वी कैन फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी. बहुत प्राइवेट कंपनीज हैं. एक मिसकंसेप्शन जो लोगों के दिमाग में रहता है कि प्राइवेट कंपनी मतलब छोटी कंपनी. भाई नहीं रे. फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट मतलब छोटी कंपनी प्राइवेट हो ऐसा जरूरी नहीं है. नहीं, कोई लिमिट थोड़ी ना है कि इतना ही बिजनेस करोगे तो आप प्राइवेट हो, इतना बिजनेस करो तो आपको पब्लिक होना पड़ेगा. नहीं, तो पब्लिक कंपनी कोई क्यों बनाता है? प्राइवेट कंपनी में तो सिर्फ 2 ही लोगों में कंपनी बन गई. आप जोड़ लो, 200 लोग तक जोड़ सकते हो. पर अगर आपको और फंडिंग चाहिए और पैसे चाहिए जो आपको पब्लिक से उठाने हैं, तो यू हैव टू बी और यू हैव टू कन्वर्ट और यू हैव टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी. अदरवाइज बड़ी से बड़ी कंपनी भी प्राइवेट कंपनी चल रही है. प्राइवेट कंपनी में रूल्स रेगुलेशंस भी कम रहते हैं. क्यों? या देखो, एक प्राइवेट पार्टी में आप घर में पार्टी कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? गवर्नमेंट को इतना होगा क्या? ठीक है यार, तुम हो, तुम्हारे रिलेटिव है, तुम्हारे दोस्त है, जो करना है, जैसे जो खिलाना है पिलाना है करो. बट अगर कोई पब्लिक चीज है तो वहां पे गवर्नमेंट बहुत वो करेगी. क्यों? क्योंकि उनको पब्लिक के हित के लिए सोचना है ना, पब्लिक की टेंशन लेनी है. तो पब्लिक कंपनीज को तो बड़े सारे कंप्लायंसेस, बड़े सारे रूल्स, बड़े सारे रेगुलेशंस करने पड़ते हैं. बट एक प्राइवेट कंपनी क्या है, थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहती है. उसको बहुत सारे छूट, बहुत सारे एग्जेम्पशंस, बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं. ठीक है, गॉट इट? बट बिफोर वी स्टार्ट विद प्राइवेट कंपनी, एक चीज और समझनी पड़ेगी. बैकग्राउंड. कुछ बैकग्राउंड समझना पड़ेगा. क्या बैकग्राउंड समझना पड़ेगा? कंपनी हैज टू, every company has to prepare 2 documents, 2 basic documents at the time of incorporation. कौन से 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं? कैन एनीवन टेल मी? कम ऑन. कौन से 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं? एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. वेरी सिंपल. MOA, AOA सबके बारे में हम पढ़ेंगे.
एमओए में क्या होता है, कंपनी के बारे में बेसिक डिटेल्स, कंपनी के, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी कहाँ की है, कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड है अनलिमिटेड है, कंपनी में शेयर कैपिटल, ठीक है, कंपनी की अच्छा लायबिलिटी आई टोल्ड। सो नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी जिसको हम कहते हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी क्यों बनी है, क्या करने वाली है कंपनी, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, राइट। तो ये 5 ब्रॉडली हमारे क्लॉजेस होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो कंटेन्स बेसिक्स ऑफ अ कंपनी like name, situation, object, liability, capital, ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, इंटरनल रूल्स ऑफ अ कंपनी। जैसे कंपनी का कोई शेयर होल्डर है, और उसने पैसे नहीं दिए हैं, है ना, तो क्या हम उसके शेयर्स फोरफीट कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या रूल्स रहेंगे, ताकि सबको क्लैरिटी रहे कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। सो इंटरनल रूल्स वगैरह कंपनी के दिए हुए हैं। तो ये 2 बेसिक डॉक्यूमेंट्स बनते हैं किसी भी कंपनी में, ठीक है मैम, ओके। ये बैकग्राउंड था, ये बेसिक था जो समझना जरूरी था। अब आ जाते हैं प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पे। सो प्राइवेट कंपनी, व्हेन आई से प्राइवेट कंपनी, इट मीन्स कि आपके आर्टिकल्स में 3 चीजें होंगी, आपके आर्टिकल्स में 3 चीजें होंगी। क्या 3 चीजें होंगी? प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन restricts, prohibits and limits। क्या मैम, मंदिर में गए हो कभी? ऑब्वियसली गए होगे, मतलब वॉटेवर, या कोई भी ऐसी आप स्पेस में गए हो, पब्लिक स्पेस, तो कई बार वहाँ पे लिखा रहता है कि फोटोग्राफी इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। इसका मतलब क्या है, नहीं कर सकते, है ना, नहीं कर सकते, ठीक है। कई बार आप कहीं जाते हो, वहाँ लिखा रहता है एंट्री रिस्ट्रिक्टेड, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता और कोई नहीं जा सकता, जा सकते हैं, मे बी विद स्पेशल परमिशन, या मे बी वहाँ के स्टाफ जा सकते हैं, ऐसा कुछ, है ना, मतलब इट इज़ नॉट फ्रीली अलाउड, है ना। और लिमिट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ पे लिमिट लगाना। तो प्रोहिबिशन किस चीज़ का है, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा रहेगा, हर प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, दैट इट prohibits what, invitation, prohibits to offer securities to public। मतलब आप कभी भी जाके पब्लिक को नहीं बोल सकते कि हाँ आपको शेयर्स लेने हैं हमारे, आपको डिबेंचर्स लेने, दे दो, और नहीं, इट हैज टू बी ऑलवेज प्राइवेट। अभी तो हमें पता नहीं है कि पब्लिक ऑफर क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, प्राइवेट कैसे देते हैं, पब्लिक कैसे देते हैं, पर इतना तो समझ में आ रहा है ना कि वी कैन नॉट गो पब्लिक, वी कैन नॉट जस्ट गो आउट इन द पब्लिक एंड अनाउंस कि 10 रुपए का शेयर ले लो, 10 रुपए का शेयर ले लो, कोई भी आ रहा है उसको हम शेयर दे रहे हैं। ये काम हम नहीं कर सकते हैं भाई। प्राइवेट कंपनी अगर आप बन रहे हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर कन्फर्ड विद अ लॉट ऑफ एग्जेम्पशंस। इनफैक्ट एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है हमारे पास, अभी आपको नंबर वंबर की जरूरत नहीं है, बट हाँ GSR 464 करके एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन करके आता है, वहां पे एक लिस्ट दी हुई है बहुत सारी चीजों की कि ये सारी चीजें प्राइवेट कंपनीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अपार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक थिंग्स। भाई प्राइवेट कंपनी में हर चीज कम करनी है, तो इतना आपको बेनिफिट और एग्जेम्पशन दे रहे हैं, तो वो ये तो नहीं कहेंगे कि पब्लिक का पैसा लग जाए, कल को आप उठाओ और लेके भाग जाओ। तो यहाँ पे आप अपने 4 दोस्त का, रिलेटिव का, किसी को आपने देख समझ के आपने किसी का पैसा लगवाया है, उसका पैसा आप डुबा भी दिया तो भी ठीक है, चलो ठीक तो नहीं है, उसके भी प्रोसीजर हैं, बट पब्लिक नहीं, ठीक है। सो इट प्रोहिबिट्स, आप कर ही नहीं सकते हो, प्राइवेट कंपनी कैन नेवर मेक अ पब्लिक ऑफर, सिंपल एज दैट, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्ट्स ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है,
मतलब मैंने अगर एक कंपनी शुरू की थी, मैंने कहा था कि चलो 10 शेयर मैं ले लेती हूँ, 10 तुम ले लो, हम 2 फ्रेंड्स मिलके कंपनी शुरू करें, 50,000 मैंने दिए, 50,000 तुमने दिए। अब बाद में मुझे लगा कि यार मेरे को तो पैसों की ज़रूरत है, तो मैं ये किसी और को ट्रांसफ़र कर दूँ क्या, कोई और विलिंग हो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो उस समय तो इतनी वैल्यूएशन था, आज चलो 10 शेयर आपको ना मैं सिर्फ 1 लाख रुपए में दे दूंगी, तो कोई अगर है तो हमने डिस्कस किया, हमने बात की, जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करके आई कैन ट्रांसफर। आई कैन नॉट जस्ट गिव इट टू एनी वन एंड एवरी वन। मतलब पता चले 2 दोस्त बैठे थे, ठीक है, और उसके बाद हम दोनों, पता था हम दोनों शेयर होल्डर्स है, अचानक से एक दिन कोई और आ गई और भाई दोनों के आपस में बन नहीं रही। अब तो बोले कि किसको शेयर उठा के दे दिया, ऐसे कैसे तुम मुझसे बिना पूछे किसी को भी शेयर दे सकते हो, तो ये प्रॉब्लम आएगी ना। सो ट्रांसफरेबिलिटी अलाउड है, ऐसा नहीं कि शेयर्स हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, मेरे को एग्जिट ऑफर नहीं मिलेगा, एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसे एकदम पकड़ी रहूंगी, फिर कभी आप निकल ही नहीं सकते, तो ऐसा पैसा लगाने का क्या फायदा है ना। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एग्जिट भी मिलेगी, बट उसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, करना चाहो तो उसमें रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या आती है, लिमिट्स, द नंबर ऑफ मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं। अभी इसकी प्रॉब्लम्स मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है कंपनी हैविंग minimum paid up capital as prescribed and which by its articles of association restricts, prohibits, limits। ठीक है, ये चीज आ गई, समझ में आई बात। अच्छा, अब प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं, सिचुएशंस हैं, बहुत सारे केसेस लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे केसेस लेते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। ओके, तो मैंने एक कंपनी बनाई, आई फॉर्म्ड अ कंपनी विद लेट्स से 3 स्टूडेंट्स, ठीक है, आई फॉर्म्ड अ कंपनी मी प्लस 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। सो 4 लोगों ने कंपनी बनाई, तो कौन सी कंपनी होगी, प्राइवेट कंपनी होगी ऑब्वियसली। मैम 4 लोगों में पब्लिक कंपनी तो बन नहीं पाएगी, क्योंकि पब्लिक कंपनी बनाने के लिए हमें मिनिमम कितने लोग चाहिए, 7। हमने कितने लोगों के साथ बनाई है, 4 लोग हैं हम लोग, तो 4 लोगों ने हमने मिलके एक कंपनी बनाई, ठीक है। अब मुझे डाउट होने लग गया कि यार मैंने कहाँ ही पैसे लगा दिए, तो मैंने क्या किया, सेल किए शेयर्स और किसी को दे दिए। अब लोग सोच में पड़ गए कि यार शिवांगी मैम तो बड़ी बेवफा निकली, हमसे वादा किया था कि मैम मैं तुम लोगों को गाइड करूंगी और ये करूंगी और वो करूंगी, पैसा भी निकाला था, लगाया था, और ये तो 1 महीना हुआ नहीं कि इनको तो हमारे ऊपर डाउट होने लगा, और तो ये तो अपना पैसे वैसे किसी और को शेयर्स बेच के निकल गई। तो क्या ऐसा मैं कर सकती हूँ, क्या ऐसा मैं कर सकती हूँ, आई जस्ट टोल्ड यू दिस, नहीं, आई कैन नॉट डू दैट। वाई, बिकॉज रिस्ट्रिक्शन है ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, सो आई नीड टू कंसेंट, टेक कंसेंट एंड फॉलो प्रोसीजर, जो भी आर्टिकल्स में लिखा हो, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज भाई फ्लिपकार्ट है, इतनी बड़ी कंपनी, उसको पैसे चाहिए, तो क्या वो किसी को शेयर्स इशू कर सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना यार, शार्क टैंक देखते हो, बहुत सारी चीजें देखते हो, तो उसमें क्या होता है, इक्विटी हम ऑफर कर रहे हैं, इक्विटी ऑफर कर रहे हैं मतलब क्या है, हम बोल रहे हैं आप हमको 1 करोड़ रुपए दो, हम आपको इतने वैल्यूएशन है हमारी कंपनी का, उसके हिसाब से चलो 10% शेयर्स दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, तो जो भी आपके है, ठीक है, उतने % आप शेयर्स दे रहे हो। तो ऐसे ही फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट को भी पैसे चाहिए, तो क्या फ्लिपकार्ट पैसे रेज कर सकता है किसी को शेयर्स इशू करके। हाँ, फ्लिपकार्ट मेरे पास भी आ सकता है, मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए भैया फ्लिपकार्ट को देने के लिए, मैं फ्लिपकार्ट के पास जाऊँ, समझ में भी आता है, बट आ सकता है, किसी के पास भी जा सकता है, किसी के पास भी जा सकता है, पर क्या वो ऐसे पब्लिक अनाउंसमेंट कर सकता है, नहीं। क्यों, आपको अगर ऐसा करना है, कन्वर्ट योरसेल्फ इनटू अ पब्लिक कंपनी एंड देन यू कैन डू दिस। समझ में आई बात। तो प्राइवेटली वो किसी के पास जाके भी शेयर्स इशू करके पैसे रेज कर सकता है, हाँ, 1 जन के पास जाओ, 2 जन के पास जाओ, 10 लोगों को आइडेंटिफाई करो, उनको करो, बट ऐसे कि कोई भी आ जाए, कोई भी आके शेयर्स ले ले, ये नहीं कर सकते हो, दैट इज पब्लिक ऑफर, तो वो अलाउड नहीं है, ठीक है। ओके, लेट्स कम टू थर्ड सिचुएशन। तो एक कंपनी है, मान लेते हैं फ्लिपकार्ट ही है, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, इट हैज
इट हैज 199 मेंबर्स। ठीक है, अब थोड़े और फंड्स की जरूरत थी, तो इनको समझ में आया कि मिस्टर एक्स बहुत ही यार पैसे वाली पार्टी है, एक काम करते हैं कि इनको शेयर्स कुछ दे देते हैं और इनसे थोड़े से पैसे वैसे लेते हैं, ये रेडी है हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, इतने शेयर्स दे देंगे, इस प्राइस पे खरीद लेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमने क्या किया, मिस्टर एक्स को बेचने की कोशिश की। मिस्टर एक्स की हुई है नई नई शादी, तो मिस्टर एक्स ने कहा मैं तो जहां जाऊंगा अपनी बीवी के साथ जाऊंगा, सो इफ यू वांट मी टू बाय द शेयर्स देन इट विल बी इन द जॉइंट नेम। ठीक है, तो मतलब मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स ये साथ में आएंगे और मान लो कंपनी के 10 शेयर्स या कुछ भी इशू कर रहे हैं, होल्ड करेंगे। तो अब 199 मेंबर्स तो ऑलरेडी हैं, अगर इनको भी मिला लेंगे तो ये 2 मेंबर्स और, विच विल मीन कि ये तो 201 मेंबर्स हो गए, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मैक्सिमम 200 मेंबर्स आर अलाउड इन अ प्राइवेट कंपनी। तो क्या इस कंपनी को पब्लिक कंपनी बनाना पड़ेगा? नहीं रे, नहीं रे, जॉइंट होल्डर्स विल बी काउंटेड एज वन। मतलब मिसेस एक्स और मिस्टर एक्स आप एक ही शेयर होल्डर हो। अब एक शेयर होल्डर 1 शेयर होल्ड करे, 10 होल्ड करे, 100 होल्ड करे, 50 होल्ड करे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। If I am holding 50 shares doesn't mean I'm 50 shareholders. I'm just one shareholder. I am holding 50 shares. So we are talking about the shareholders. We are talking about the members. Because a company के पास हो सकता है शेयर होल्डर्स हो सकता है सिर्फ मेंबर्स हो विदाउट होल्डिंग एनी शेयर कैपिटल, है ना। तो हम मेंबर्स की अगर बात करें तो मेंबर्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 200। और जो जॉइंटली होल्ड करते हैं शेयर्स को, उनको हम एक ही मेंबर की तरह काउंट करेंगे, उनको हम 2 मेंबर्स की तरह काउंट नहीं करेंगे। ठीक है मैम, समझ में तो आई बात, है ना। ठीक है, ओके मैम, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यही फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारे पास कंपनी में क्या है, 150 मेंबर्स हैं। ठीक है, कोई भी फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, बस ऐसे ही लिख रही हूँ। फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड हैज़ 150 मेंबर्स। इट वांट्स टू इशू शेयर्स टू इट्स एम्प्लॉयज via employee scheme। अभी आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट ESOP, ये वो कुछ नहीं बता रही हूं मैं, बस ये अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स इशू करना चाहते हैं। क्यों क्यों भाई, कंपनी को ये क्या हुआ है कि शेयर्स इशू करेंगे? भाई हर कंपनी करती है, क्यों करती है? रिटेन करने के लिए, इंसेंटिव देने के लिए। जैसे मैंने आपको बोला कि आप मेरे साथ काम करो, मेरी एकदम बढ़िया लिस्टेड कंपनी है, मान लेते हैं बहुत बड़ी सी कंपनी है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला आप मेरे साथ काम करो, अगर आप 3 साल मेरे साथ काम करोगे ना, तो आप इस कंपनी के शेयर्स इस प्राइस पे खरीद सकते हो। आपको पता है यार इस कंपनी के शेयर्स तो बहुत महंगे हैं, वो तो 5-5 हजार का एक शेयर है, ये बोल रहे 2,000 में तुमको शेयर मिल जाएगा, तो ये तो बहुत सही हो जाएगा। तो यार अगर मैं 2 साल रुकी हूँ, 1 साल और रुकी जाती हूँ ना, इतने शेयर्स भी तो मिल सकते हैं ना। सो देर आर वेज हाउ यू रिटेन द एम्प्लॉयज एंड गिव देम इंसेंटिव। तो ऐसा ही हुआ। अब कंपनी फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। अब प्राइवेट कंपनी है तो क्या हुआ यार, फ्लिपकार्ट ऐसा तो नहीं है कि छोटी मोटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो भले ही इसमें मेंबर्स 200 के अंदर अंदर ही होंगे, पर एम्प्लॉयज तो बहुत सारे होंगे। करेक्ट मैम। अब इतने एम्प्लॉयज को रिटेन करना है तो अलग अलग तरीके से करना होता है, अलग अलग स्कीम्स, किसी के लिए कुछ वर्क करती है, किसी के लिए कुछ वर्क करती है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है शेयर्स इशू करेंगे। अब भाई इनके एम्प्लॉयज जो हैं मान लेते हैं 2000 एम्प्लॉयज हैं जिनको ये ऑफर दिया गया, ठीक है। अब इसमें से कुछ ले लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। इसमें से 200 एम्प्लॉयज एक्चुअली ये शेयर्स लेते हैं, ठीक है। अब 200 अगर लेंगे, 150 ऑलरेडी थे प्लस 200 ने ले लिया, तो ये तो 350 मेंबर्स हो गए। नॉट अलाउड, मैक्सिमम लिमिट इन अ प्राइवेट कंपनी फॉर मेंबर्स इज 200। ये तो गड़बड़ हो गया, ये 350 मेंबर कैसे चल पाएंगे?
हाँ मैम, बात तो आप ठीक कह रहे हो, बट फिर ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना कि मेंबर्स, भाई एम्प्लॉयज वगैरह को तो फिर शेयर्स दे ही नहीं सकते, क्योंकि एम्प्लॉयज तो हर कंपनी में ज्यादा होते हैं। करेक्ट। तो लॉ ने बड़ी मजेदार बात कही। लॉ ने कहा कि ये जो लिमिट ऑफ 200 है, ये जो लिमिट ऑफ 200 है, shall not include, this limit shall not include employees, present employees and past employees who were issued shares when they were in employment. अच्छा, मतलब हम एम्प्लॉयज को इस लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। मार्क माई वर्ड्स वेरी क्लियरली, वी आर नॉट गोइंग टू काउंट द एम्प्लॉयज इन द लिमिट। दैट डज नॉट मीन कि एम्प्लॉयज मेंबर नहीं है। एम्प्लॉय शैल नॉट बी काउंटेड in the limit of 200. Does it mean employees are not members? No, they are members. वो मेंबर्स जरूर हैं इस कंपनी के, बस इस पर्टिकुलर सेक्शन में इस लिमिट को काउंट करने के लिए उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मतलब अगर कंपनी में 200 मेंबर्स हैं और उसके बाद 300 एम्प्लॉयज हैं जिनको शेयर्स इशू किए गए हैं, तो कंपनी हैज नॉट कॉन्ट्रावीन्ड द प्रोविजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ऑल्दो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 500 हो गए, पर फॉर दिस लिमिट ऑफ 200 द एम्प्लॉयज विल नॉट बी काउंटेड। विल एम्प्लॉयज have voting rights? क्या इनके पास वोटिंग राइट्स होंगे? Yes. Will employees get dividend? Yes. भाई तुम मेंबर हो, तुमको वोटिंग राइट भी मिलेगा, तुम्हें डिविडेंड भी मिलेगा, तुम्हें सब चीज मिलेगी। बस for this section of computing the limit of 200 you will not be counted. तो बस इसके लिए आपको काउंट नहीं किया जाएगा, वरना तो एकदम चकाचक जैसे बाकी मेंबर्स वैसे आप, है ना। सो माय डियर, अच्छा एक चीज और कर देते हैं, एक एग्जाम्पल और समझते हैं थोड़ा सा। एक फ्लिपकार्ट हैज 150 members. It issued shares to 60 employees. Allowed है क्या? Yes मैम। 150 plus 60 210 हो जाएगा, तो भी अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है मैम। इनको हम 200 की लिमिट में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। Out of these 52 employees left the company and joined another one. आजकल तो ये बहुत स्विच करना तो यार एकदम, मतलब 2-2 महीने में लोग कंपनी स्विच कर रहे हैं। ऐसा भी होता है कि इधर ज्वाइन कर रहे हैं, दूसरा ऑफर लेटर है, यहाँ बस 15 दिन गए और फिर वहां पे चले गए। तो बहुत स्विच हो रहा है, इधर उधर बहुत चीजें हो रही है, और इसीलिए ये सब चीजें और इंपॉर्टेंट है रिटेन करने के लिए, ठीक है। तो स्विच कर लिया, अब क्या करें? अब उनको काउंट करने लगे, क्योंकि अब तो वो हमारे एम्प्लॉय नहीं है। तो ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आज हो कल काउंट हो गए, फिर उसने छोड़ दिया, अरे वो लिमिट से बाहर हो गया, ना। To avoid all this confusion and chaos and everything, the present employees or even the past employees जो तब उनको एम्प्लॉय की कैपेसिटी में शेयर्स मिले थे, ठीक है, अगर आप कहीं और के थे एम्प्लॉय और आपने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, फिर आपने ज्वाइन कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि आपको हटा दिया जाएगा। अगर आपको एम्प्लॉय की कैपेसिटी में शेयर्स मिले हैं अंडर ए स्वैप और एनीथिंग लाइक दैट, राइट, वैसे आपको शेयर्स मिले हैं, तो यू विल नॉट बी काउंटेड इवन इफ यू लीव द कंपनी। आप कंपनी छोड़ के चले जाओ तो भी आपको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इट डजेंट मैटर आप हो या चले गए, प्रेजेंट एम्प्लॉय हो, पास्ट एम्प्लॉय हो, डजेंट मैटर, यू विल नॉट बी काउंटेड इन द लिमिट ऑफ 200। क्लियर है? चलो
प्राइवेट कंपनी का मतलब कंपनी जिसमें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो प्रिस्क्राइब्ड है वो हो, एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स, तो अभी मैंने ये आपको बताया नहीं है। आर्टिकल्स में क्या है, रिस्ट्रिक्ट्स, लिमिट्स एंड प्रोहिबिट्स। प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज। एनी सिक्योरिटीज का मतलब क्या है, शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, कुछ भी हो, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी कब होगी, जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंटेन्ड होती है उसके हिसाब से आप ट्रांसफर कर सकते हो, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी, क्योंकि ओपीसी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी और ओपीसी में सिर्फ एक ही मेंबर होता है, अदरवाइज बाकी सब में 200 मेंबर्स की लिमिट है। Joint members, 2 or more persons hold the shares jointly, they will be treated as single member. And persons who are in the employment and who have been formerly in the employment were members of the company while in that employment and have continued to be the members after their employment ceased. अभी भी वो member है, employment नहीं रहा, they shall not be included in the number of members, ठीक है, in the number of members, ठीक है। एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें 210 मेंबर्स हैं, जिसमें से 10 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, 10 एम्प्लॉयज हटा दो, 200 बचे। 5 of these employees leave the company, doesn't matter, it will still be a private company, ठीक है, it will still be a private company क्योंकि 200 की लिमिट के अंदर अंदर आता है। I hope everyone gets this, right? चलो, नाउ आई हैव टू एक थोड़ा सा क्विक रैपिड फायर करेंगे बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन, और उसके बाद आई हैव टू टेल यू हाउ डू वी राइट आंसर्स। तो हम अपना पहला आंसर लिखेंगे एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। चलो, थैंक यू।